हाय एवरीवन, मेरा नाम जिना दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। अपना जो है ना आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास से रिलेटेड। 11th क्लास में जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। किसका है? अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का है फर्स्ट चैप्टर लेसन। ठीक है ना, अपना लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। किस क्लास का? 11th क्लास का। 11th क्लास में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है जो इकोनॉमिक्स का है। अपने इकोनॉमिक्स में भी मैंने है ना स्टैटिक्स का लिया था। ठीक है ना, स्टैटिक्स में क्या था, वो आंकड़े उन सबका मैंने क्या था क्या नहीं था वो सब बताया था। तो वो एक बार जाके क्लास चेक कर लेना आपके 11th क्लास की। अगर जो एएसओ की तैयारी कर रहा है वो भी देख ले, और जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है तो इसके रिलेटेड अभी क्या है जो वर्ड आएंगे इस चैप्टर में, अपने जो वर्ड आएंगे ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जैसे स्टॉक है, स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर वापस आपको बाद में कभी भी इनके वर्ड इंग्लिश में ही सुनने मिलेंगे, हिंदी में नहीं सुनने मिलेंगे, तो आपको इनका पता भी नहीं होगा डेफिनेशंस क्या है, तो आप कैसे करोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए जो ये बेसिक्स वर्ड्स है वो कंप्लीट कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन ने क्या पढ़ रहे थे? लेखांकन एक परिचय। लेखांकन एक परिचय पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत था अपना इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है अपना इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसमें सबसे पहले कौन कौन से है? पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेखांकन का अर्थ है। क्या लिखा हुआ है? अब इसके अंतर्गत टोटल कितने? 5 टॉपिक है। 1 2 3 4 5, ये पांचों के 5 टॉपिक के अपन को पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, सबसे पहले है लेखांकन। लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि लेखांकन क्या है। पहले अपन को यही नहीं पता होगा कि अपन लेखांकन कर क्यों रहे, तो अपन लेखांकन जो इस किताब का नाम है लेखांकन अकाउंटेंसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखांकन का अर्थ क्या है, किसने दिया था, ये सारी चीजें अपन देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है ना, फिर है अपना सेकंड टॉपिक, लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। किसमें? सूचना के स्रोत के रूप में। अकाउंटिंग एज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अपन को अकाउंटिंग तो अपन कर रहे हैं, पर किस वजह से कर रहे हैं ये रीजन अपन को पता ही नहीं है, तो अपन उस रीजन को पता करने के लिए क्या है क्या नहीं है, किस वजह से करते हैं, वो सारे सोर्सेस क्यों और सोर्सेस कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन? सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। लेखांकन का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य क्या है ये अपन देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य है, क्यों किए जा रही है अकाउंटिंग, उसका मेन मोटिव क्या है, ये सारा अपन इसके अंतर्गत चेक करेंगे। फिर लेखांकन की आधारभूत परिभाषा शब्द, पारिभाषिक शब्द। ठीक है ना, बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत ये आता है कि मैंने अभी बताया था आपको, जिसे स्टॉक को रहित्या बोलते हैं हिंदी में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको बाद में स्टॉक आ गया तो सीधा स्टॉक आ गया, रहित्या आया ही नहीं, तो तब क्या करोगे आप लोग? फिर ना प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनको है ना कुछ अलग अलग बोला जाता है ना। जो आहरण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। ये सारी चीजें अलग अलग है। पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, तो पूंजी किसे बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपने इसके अंतर्गत आएगी कि कौन कौन सी डेफिनेशन से कौन कौन से वर्ड है, आपको किस तरीके से उन वर्डों का यूज करना है, ये सारी चीजें कहाँ आएगी? अपने लेखांकन की आधारभूत पारिभाषिक शब्द में आएंगे। कहाँ आएंगे? पारिभाषिक शब्द जो होते हैं अपने उसके अंतर्गत आएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से देखना ताकि ये समझ में आए, नहीं तो ये होगा कि ये टॉपिक तो चला जाएगा, इस टॉपिक के बाद आपको ये डेफिनेशंस कहीं नहीं देखने मिलेगी, और तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि डेफिनेशंस क्यों दी गई क्यों नहीं दी गई, ये सारा आप कंफ्यूजन में रहोगे हमेशा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अपन लेखांकन क्यों करते हैं उसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो यहाँ पर है, चलो अपन है ना एक बिजनेस करता है, तो बिजनेस से अपन को किस तरीके से रिलेटेड पता चलता है कि आज है ना मेरे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। पहले अपन है ना डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, पहले मैं सीधा आपको जो समझा रही हूँ वो समझो, फिर उसके बाद अपन डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, क्या बनाया? डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर लोग, चलो ये अपना है, ये देखा होगा आपने अक्ष, एक तरफ क्या होता है? वाई अक्ष होता है, एक तरफ एक्स अक्ष होता है, ऐसे देखा है ना आपने, तो उसी रिलेटेड अब अपने क्या होता है कि जब भी है ना अपना वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कौन सा होता है ये नोट कर लेना, फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष कौन सा? फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च से 1 अप्रैल। ठीक है ना, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल। इसका मतलब ये है कि जैसे अपने जनवरी को महीना शुरू होता है, दिसंबर को महीना एंड होता है, बट अपने बिजनेस में देखो, बैंक में देखो, तो इनको इस तरीके से नहीं होती अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है? 31 मार्च को सारे अकाउंट जो होंगे वो क्लोज होंगे, और क्या होंगे? 1 अप्रैल से नए अकाउंट सारे जो खुलेंगे।
कि जो भी अपने नए साल का जो भी लेखा जोखा होगा तो किससे होगा, 1 अप्रैल से होगा। और बंद किस तारीख को करेंगे, सारा का सारा करके 31 तारीख को 31 को खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। और 1 से वापस शुरू करेंगे। तो उनका है ना ये इस तरीके से जाता है अपना, है ना, जनवरी और दिसंबर से जाता है। दिसंबर को एंड होता है, 31 दिसंबर को जब खत्म होता है, और अपने शुरू कब होता है वापस से स्टार्ट, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से अपने वित्तीय वर्ष जो बिजनेस में होता है, बिजनेस में अलग होता है, बिजनेस है, बैंक में है, इन सब में यही होता है वित्तीय वर्ष, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब जब 31 मार्च को कोई भी हो कि कंपनी अपना ना डाटा बताती है, जैसे अखबार में भी आपने देखा होगा कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इसने इतना लॉस में गई, और ये इस वजह से ये हुआ, तो ये कहाँ से पता चलता है अपन को, लेखा शास्त्र मतलब अकाउंटिंग जो अपन ने की है उसी से पता चलता है कि इतना यहाँ प्रॉफिट हुआ था, यहाँ लॉस हुआ, अपन ने कहाँ कहाँ गलतियां की, ये सारी अपन को कहाँ से पता चलेगी, अकाउंटिंग की जो गलतियां होगी उससे, अकाउंटिंग की जो एंट्रिया होगी उससे। जैसे अब यहाँ पर देखो, मैंने पूंजी यहाँ से लगाई थी, चलो पूंजी हमेशा अपन 0 से लगाते हैं, यहाँ से जब बिजनेस शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 0 से ही करते हैं, यहाँ शुरुआत यहीं से होती है अपनी। तो यहाँ पर मान लो मैंने 5 लाख की मैंने लगाई, तो अपन बिजनेस शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, छोटे से करते हैं ना, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। अपन ने शुरू किया, छोटे से बिजनेस शुरू किया, फिर मेरे को है ना बिजनेस थोड़ा हो गया टाइम, लगभग 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो क्या बिजनेस के बारे में लोग जानने लग गए, तो फिर मेरा बिजनेस यहाँ तक बढ़ा। फिर इसमें लोगों ने है ना पैसे भी इन्वेस्ट किए, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, मैंने है ना दूसरी जगह शेयर मार्केट में अपने जो शेयर थे बिजनेस के वो लगा दिए। तो क्या होगा, फिर जिस तरीके से बिजनेस चलेगा तो उस तरीके से ये डेवलप होगा। फिर वापस से यहाँ तक आया, फिर वापस से बिजनेस बहुत अच्छा चला, थोड़ा और ऊपर चला गया थोड़े टाइम में, फिर वापस से नीचे चला गया। क्यों, क्योंकि कंपनी में कुछ ना कुछ मिस्टेक आ गई होगी या कुछ हुआ होगा जिस वजह से, या फिर उसी के है ना कंपेरेटिव दूसरी कंपनी आ गई होगी जो अच्छा माल दे रही होगी उतने ही अमाउंट में, जो भी हुआ उस वजह से ये नीचे आ गया होगा। फिर वापस से उसने अपनी है ना जो भी गलतियां की वो सुधारी, ताकि वो दूसरी कंपनी को कंपेयर कर सके, उससे आगे निकल सके, अपने कंपनी से कंपटीशन कर सके, इसलिए उसने उस कंपनी में जो गलतियां थी वो वापस से सुधारी। फिर वापस से प्रॉफिट हुआ, फिर वापस से लॉस हुआ, लॉस प्रॉफिट इस तरीके से चलता रहा अपना, और फिर लास्ट में आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, किससे पता चला अपन को, अपन ने लेखांकन किया होगा तो ही पता चला होगा, बिना लेखांकन की ये चीज पता ही नहीं चल सकती कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, कुछ पता चलेगा क्या। अब यही 5 लाख पे आते आते 50 लाख हो जाए उसके प्रॉफिट, तो 1 साल के अंतर्गत कितनी बड़ी बात हो जाएगी, होगी ना उसके लिए। तो इस पे डिपेंड करता है कि अपन अमाउंट किस तरीके से ले रहे हैं, उसके बाद है ना उसमें कौन कौन से डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी उसी बात पे डिपेंड करता है अपने। अगर आप अकाउंटिंग सही तरीके से करोगे तो अपने है ना जो मिस्टेक्स होगी वो सुधरती जाएगी। अगर आपको लॉस होगा तो भी पता चलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी पता चलेगा। बहुत सारी कंपनियां करती है कि अपने है ना जो प्रॉफिट होता है वो उसको सही तरीके से नहीं बताती है। क्यों, क्योंकि उनको है ना वापस से उसका टैक्स भी भरना पड़ता है। अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो टैक्स ज्यादा हो जाता है वापस, तो क्या करते हैं अपना जो खर्चा होता है उसमें ना उन प्रॉफिट्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जने क्या होते हैं लोन ले लेते हैं, ठीक है, लोन का मतलब होता है हिंदी में ऋण, ये ले लेते वापस से लोन के, ये भी वर्ड इसमें पारिभाषिक शब्द जो है उसके अंतर्गत आएंगे अपने। तो किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें अपने ले लेते हैं, फिर वापस से इनको चलाते रहते हैं। और लोन क्यों लेते हैं, ताकि उनको है ना ये बताना पड़े कि हमने इतना लोन लिया, हमें इतना लोन भरना पड़ रहा है, जबकि उनके पास पैसे होंगे, बट वो क्या करेंगे बताने के लिए ये सारी चीजें करते रहते हैं कि हम, अब जैसे आप ही हो, आप क्लास में बैठे हो और आपके पास पेन हो, दूसरा पेन जो है वो अच्छा चल रहा है, तो या फिर ऐसा आपके मन में थिंकिंग हो कि ये पेन तो चलो मेरा पेन जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं दूसरों का पेन ले लूं, तो क्या होगा, आपका तो पेन बचेगा ना, आपका पेन बचेगा। वैसे ही ये बैंक जो भी कंपनियां होती है क्या सोचती है कि हम है ना जो लोन ले लेते हैं उस पर, या फिर यूं बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें दे दे ये चीज ताकि हम तुझे ना दूसरा पेन ला के देंगे, या फिर है ना ये बोलते हैं कि हम इसके बदले में कुछ और दे देंगे, तो वो क्या होता है पैसे बढ़ जाएंगे। तो उसको यूं समझ में आता है कि ये ठीक है चलो कि हमें तो उसके बदले में पेन मिल रहा है, और वो क्या सोचेगा बैंक वाला हमें तो प्रॉफिट मिल रहा है, लोन दे देते क्या फर्क पड़ जाएगा, बट नुकसान किसको हो रहा है, टैक्स वाले को हो रहा है। मतलब जिसने पेन दिया उसको तो नुकसान ही है ना, बाई चांस उसने बाद में वही टैक्स नहीं भरा, टैक्स कौन पे नहीं कर रहा, तो सामने वाला पेन पे नहीं कर रहा। अपन पेन के लिए थोड़ी ना बोलेंगे उसको तो कि यार पेन की इतनी सी स्याही खत्म हो गई तो तू दे दे, या फिर वही पेन दे दे दूसरा जिसमें आधी स्याही, आधी स्याही हो, और वो है ना एक पेन होता है पता है जिसमें ना स्याही तो दिखती है, सूख जाती है तो ऊपर दिखती है, पूरी इंक दिखती है, बट होती थोड़ी सी है उसके अंदर, नीचे पेन खत्म होने वाला होता वो। फिर वो बेचारा सोचता है खोलने के बाद, अरे पेन के अंदर स्याही तो इतनी थी, मैं तो ना बेवकूफ बन गया। ये होती होगी तुम्हारे साथ चीजें, बहुत जने होंगे ऐसे चालाक, तेरा पेन अच्छा चल रहा है मेरे को दे, उसका वो पेन भले ही नहीं लाया होगा बैग के अंदर पड़ा होगा, बट वो पेन तुमसे मांगेगा। क्यों, क्योंकि उसको है ना पेन इसलिए मांगना होगा, अरे मेरा पेन खराब हो जाएगा, यूं थिंकिंग रखेगा वो।
तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि उनके पास चीजें होंगी, अमाउंट होंगे, तो भी वो है ना चीजें दूसरों से मांग, पैसे दूसरों से लोन पे लेंगे, क्यों? ताकि उनको टैक्स ना कम पे करना पड़े, ठीक है ना। तो वैसे ही, क्योंकि वो अपनी चीजें तो अपने पास बचा लेते हैं, बट ये दूसरों की जो चीज होती है उसको खर्च करते हैं, ताकि क्या है, अब टैक्स किसके लिए आता है? टैक्स तो गवर्नमेंट ना लेती किसके लिए? अपने लिए लेती है, ताकि क्या है कि टैक्स के बदले वो हमें दूसरी सुविधा उपलब्ध करवा सके। अब जैसे वो टैक्स ही पे नहीं करेंगे तो हमें दूसरी सुविधा पे मिलेगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही है, ठीक है ना। अब देखेंगे अपन, अब जो अपना फर्स्ट टॉपिक है क्या है? लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी के अनुसार, अकाउंटेंट्स के अनुसार किसने दी थी? इसने डेफिनेशंस दी थी, ठीक है। सबसे पहले अब आपको इतना तो पता ही होगा, ये जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है ना क्वेश्चन बन जाएगा? कौन? जूनियर अकाउंटेंट वाले, जो जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि उन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने कौन सी डेफिनेशन जारी की थी या कब डेफिनेशन जारी की थी? तो कब की थी ये पूछे तो 1941। कौन सी की थी? तो आपको हिंदी में ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन लिखी होगी उसमें अ ब सद में, तो आपको देनी पड़ेगी, या तो फिर ऐसे आ जाएगा कि डेफिनेशन दे देगा वहां पर, तो आपको ये पूछेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, क्योंकि इसी के अंतर्गत 3 या 4 डेफिनेशन ऐसी है कि ना जिसमें सबके है ना या तो लिखे हुए ऑथर के नाम या किसने दिए ये चीजें लिखी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये वापस उसी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन याद नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आई। तो अपना ये जो है के अनुसार डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म में लिखी है AICPS, ठीक है। Accounting is convert with transactions or events that are wholly or party effective, writing, classifying, briefing, expressing money and analyzing and interpreting their result, which is called accounting। अब क्या है? लेखांकन का संबंध उन लेन देनों या घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा को प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों का विश्लेषण, व्याख्या करने की कला है, जिसे लेखांकन कहा जाता है। मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी थी वो की वो पढ़ ली, अभी मैं बताती हूँ आपको। अपना जो है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, ये का ये इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है। या मैं वो पढ़ू या ये पढ़ू, डिफरेंट कोई नहीं, दोनों में, दोनों एक ही चीज है। अब लेखांकन का संबंध उन लेन देनों से है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देनों, लेन देनों या घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से। लेन देन का मतलब क्या है? जैसे आप किसी को पैसे दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो? अगर आपको कुछ सामान लाना है तो आप क्या करोगे? उसको पैसे दोगे तो ही लाओगे ना, बिना पैसे के तो वो सामान देगा क्या आपको? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले जमाने में तो, पहले जमाने में क्या होता था कि पैसे, पहले वाले जमाने में भी पता है लोग है ना अपना एक खाता जो मतलब जिस तरीके से सब कुछ मेंटेन रखते थे कि हम किससे कितना मांग रहे हैं, किससे कितना कर कलेक्ट करना बाकी है, ये सारी चीजें उनको कैसे याद रहता था कितना कर कलेक्ट करना बाकी है, उनको इस तरीके से पता चलता था, वो भी लेखा जोखा रखते थे। आज से नहीं, लेखा शास्त्र पुराने तरीके से चलता हुआ रहा। पहले क्या करते थे लोग, जो लाल कलर की खाता भी देखी होगी आपने, रेड कलर की बुक आती है, जो अपनी नॉर्मल बुक आती है उसी की तरह होती है रेड कलर की बुक, उसके अंदर लिखा होता है, उसमें है ना जो ये जैन होते हैं अपने, ज्यादातर ये जैन के पास देखी होगी बुक, जिसके अंतर्गत किससे कितना ब्याज ले रहे हैं, किसको कितना ब्याज ना ले रहे हैं, ये सारे कितने परसेंट पे है, उस सबका हिसाब किताब रखते थे। बट अब यहाँ पे क्या करता है, जो अपनी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंतर्गत अब ये सारा जो भी होता है अपना लेन देन, अपने किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, ये सारा किसके? कंप्यूटर के माध्यम से होता है। क्योंकि अभी जो डेवलप हो गया ना, डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है कि अभी चलो उसके बाद, पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि लेन देन, पहले जमाने में भी लेन देन होता था बट मुद्रा से नहीं होता था। वहां पे क्या होता था कि मेरे पास चावल है और मुझे है ना गेहूं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास चावल हो और उसको, जिसके पास गेहूं हो और मैं उसको चावल दे सकूं, उसको चावल की जरूरत हो, तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढती। जैसे आप हो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, आपके पास एक के पास पेंसिल है और आपको पेन चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपके पास पेंसिल है और आपको पेन चाहिए तो क्या करोगे? ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जिसको है ना पेन चाहिए होगा, पेन के बदले वो पेंसिल ले ले, ऐसा किसी व्यक्ति को ढूंढोगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो पहले उस तरीके से होता था, बट अब भी इस तरीके से नहीं होता। अब क्या, पैसे दे दो, ये सारी है ना ढूंढाने की है ना जो होता है सब कुछ खत्म हो जाए, ताकि इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, इतना टाइम भी वेस्ट नहीं हो।
क्योंकि पेंसिल कौन यूज करता है, छोटे बच्चे यूज करते हैं, और पेन कौन यूज करता है, बड़े बच्चे। अब उसके पास पेन होगा भी सही तो वो आपको देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, उसको पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बार ऐसा होता है कि चलो उसको पेंसिल की जरूरत पड़ जाती है, कि उसको है ना डायग्राम बनाने हो या वहां पर पेंसिल की जरूरत पड़ जाती है, तब वो किसी से मांगता है, तब वो ये सारे काम करता है, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं। बट छोटे बच्चे भी यूं सोचते हैं कि चलो हमें पेंसिल के बदले पेन मिला, बहुत अच्छी बात है, पेन हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो करके उनके वैसे कोई यूज का नहीं होता, बट वो ले लेते हैं, उनमें इतना नहीं होता। पर बाद ये जो पहले वाले लोग थे वो है ना इस तरीके से अपना सामान एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो अब एक्सचेंज करने के लिए सामान नहीं ढूंढते, पैसा ढूंढते। अब मेरे पास पैसा है, मैंने इतना पैसा दिया, वो सामान खरीदा, खत्म बात, टेंशन ही नहीं किसी चीज की। तो यहाँ पे लेन देन के बारे में वही लेन देन किन घटनाओं की वजह से हो रहा है, अपन को क्या चीज की जरूरत है जिस वजह से अपन ये कर रहे हैं, ठीक है। फिर है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हो। किस प्रकृति की, वित्तीय। अभी मैंने बोला था वित्तीय मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल होता है, ठीक है। वित्तीय प्रकृति, वित्तीय प्रकृति का मतलब है यहाँ पर किस नेचर की है चीजें, ये भी तो देखनी पड़ेगी कि अब छोटा व्यापारी है तो वो छोटे व्यापारी के हिसाब से अपना सामान का सारा लेखा जोखा रखेगा, वही बड़ा व्यापारी है तो बड़े व्यापारी के हिसाब से रखेगा, हर को अलग अलग रखेगा। अगर ये मैं बना बनाया मार्कर को है ना, ये बना बनाया मार्कर है, मैं इसी को है ना यूं सोचूं कि चलो इसके अंतर्गत मैं है ना सारा मैं मार्कर के अंदर ही लिख दूं, जितना भी खर्चा हुआ, पॉसिबल है नहीं है। इसके अंतर्गत अपन को सामान भी तो दूसरा लाना पड़ा होगा, जिसके नाम भी तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे। अगर मैं इस मार्कर को खरीदती, मुझे मार्कर को बनाना है तो क्या क्या चाहिए, इसके लिए स्याही चाहिए, उसके बाद वो इंक वाली दूसरी आती है वो भी चाहिए, उसके बाद ये प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये मार्कर बनेगा। ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा, फिर मुझे इसके अंतर्गत मशीनें भी तो चलानी पड़ेगी, मशीनों का भी तो खर्चा आएगा। ये सारी चीजों को मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, उसके नेचर के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेगी। जिसका जहाँ जैसा नेचर होगा उसको मुझे उसके अंतर्गत डालना पड़ेगा, हमें किसे डालना पड़ेगा, हमें। तो उस हिसाब से देखना होगा हमें क्या है, किस तरीके से। फिर मुद्रा को प्रभावशाली ढंग से लिखना, किस तरीके से, प्रभावशाली, इफेक्टिवली, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये रहा इफेक्टिवली। इस तरीके से लिखना मुद्रा को कि देखती समझ में आ जाए, मैंने ये लिया था उस वजह से मैंने इस मुद्रा को यहाँ पर लिखा, इस अमाउंट को यहाँ पर लिखा, मैंने ये दिया इसलिए मैंने इस अमाउंट को यहाँ लिखा। मतलब देखती समझ में आना चाहिए कि इतना इतना अच्छी तरीके से लिखो, इफेक्टिवली। वर्गीकृत भी कर सके, हमने ये अमाउंट यहाँ से लिया था, ये अमाउंट यहाँ से लिया था, अभी जैसे मैंने मार्कर का एग्जाम्पल दिया था उसी तरीके से, ठीक है। अब संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनको उनके परिणामों का विश्लेषण व्याख्या करना। अगर मैंने चलो ये आंसर तो लिख दिए कि मैंने इस तरीके से किया, जैसे मैंने बोला कभी अपन मार्कर ही ले ले, आपकी पेंसिल ले ले, पेंसिल को भी बनाना पड़ता होगा, फिर आप पेन लेते हो तो पेन को भी बनाना पड़ता होगा, पेन की भी शाही होती है। बट उसको अगर मैं पेन को बनाऊं तो पेन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं तो उसके लिए भी तो अलग अलग चीजें खरीदनी पड़ती है। तो उसको क्या विश्लेषण, मैं वापस विश्लेषण कर सकूं, मतलब उसकी व्याख्या कर सकूं कि मैंने ये पेन की शाही में इतना खर्च किया, उसके बाद मैंने ये यहाँ से इतना खर्च किया, ये सारी चीजें मैं लिख पाऊंगी तो ही वो प्रहना होगा, नहीं तो नहीं होगा पॉसिबल। मतलब वो व्याख्या करने के अनुकूल होना चाहिए, इसे कला कहते हैं। अगर अपन मतलब जैसा चित्र बनाते हो, चित्र कैसे बनाते हो, किसी की है ना आर्ट होता है पेंटिंग बनाने की, पेंटिंग बनाते होंगे बहुत जने, तो किस तरीके से बनाते होंगे, पहले एनालाइज तो करते होंगे कि हमें ये पेंटिंग बनानी है, सोचते होंगे नहीं हम ये वाली पेंटिंग बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ये पेपर है तो इस पेंसिल को यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, ये सारी चीजें तो आप सोचते ही होंगे, तभी जाके पेंटिंग बनती होगी। फिर अपन उसको ये पूछ ले कि ये तरीका है हम पेंटिंग बनाए, पेंटिंग दूसरों को समझानी होगी, क्या करेंगे कि मैंने ये पेंसिल पकड़ी थी यहाँ से, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया अपने, कौन सा, ये वाला डायग्राम बनाया। अब मुझे पता है, अब मेरे को आपको एक्सप्लेन करना, तो मैंने बोल दिया कि मैंने ये यहाँ से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेरा पैसा इन्वेस्ट होते 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 बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। अब मैं इसकी व्याख्या क्यों कर पाई, क्योंकि ये मैंने बनाया था, इस वजह से मैं इसकी व्याख्या कर पाई। अगर मैंने इसको बनाया नहीं होता, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं होता, मैं सीधा आपके पास कोई भी एग्जाम्पल ले आती तुक्का मार के, तो फिर वो क्या सही होता कि गलत होता। और वैसे भी बहुत जने बच्चे बहुत तुक्के मारते हैं, उनको नहीं भी आता होगा, क्या करेंगे, तुक्के मार के लिख देंगे कि हमें ये वो। अब इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए बोलूंगी कि क्या डेफिनेशन लिख देंगे, लेन देन, तो जिसे हम लेन देन करते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं तो उसे लेखा शास्त्र कहते हैं, ऐसे भी लिख देंगे बहुत जने, क्योंकि वो पढ़ के तो जाएंगे नहीं, उनके क्या लेना देना। इतना ध्यान रखना, जितने अच्छे से आप आंसर लिखोगे उतने ही अच्छे से आपको नंबर मिलने वाले, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। अपने ये एक डेफिनेशन कंप्लीट होगी, मैं दूसरी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैं कोड मिटाऊंगी ना तब उस कैमरे को बंद कर दूंगी।
ठीक है, हो गया। अपन ने कितनी 2 डेफिनेशन तो पढ़ चुके थे, ठीक है। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाली थी, वो देख ली अपन ने। अभी जो है सेकंड डेफिनेशन देख रहे हैं। कौन सी सेकंड डेफिनेशन? 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ए मतलब यही वापस अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। किसी को ये नाम नहीं याद आया तो ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ए करके भी। जो एक जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 डेफिनेशन दे देंगे या फिर इसमें से तीनों में से एक की डेफिनेशन दे देंगे, फिर इन तीनों ही अर्थशास्त्र मतलब ये जो भी है इनके नाम दे देंगे। एक तो ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन वाला है, एक वो सर्टिफाइड पगली वाला था, या फिर एक ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ। ये तीनों में से कोई भी नाम, 3 नाम दे देंगे और एक एक्स्ट्रा नाम दे देंगे कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिर इसमें से एक आंसर होगा। तो आप किस तरीके से ढूंढोगे? अगर आपको डेफिनेशन पक्की आती होगी तो आपको पता होगा कि डेफिनेशन इसकी है और ये डेफिनेशन इसकी है, तो इससे कितने एक क्वेश्चन बनेगा। बट कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। एक तो वो पूछ सकता है, फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है? सन का पूछ सकता है। या तो ये इसका ये लिख के दे देगा डेफिनेशन के लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ ये लिख दिया, तो वो क्या करेगा उसके बाद ये 1970 लिख देगा। क्या लिख देगा? 1970 लिख देगा। यहाँ पर भी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन लिख देगा, तो क्या करेगा? 96 का आंसर दे देगा है ना। क्वेश्चन में क्या करेगा? अब सदन में सन दे देगा जिसे। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा डेफिनेशन किसकी है, ठीक है ना। अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, क्या है? लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 1966 अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन आर एबल टू मेक रीजन डिसीजन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाती हूँ। ले लिया? अब देखो यहाँ पर बोला था आर्थिक सूचनाओं को पहचानने। जैसे भाई अपन लेन देन जो करते हैं ना, जैसे मैंने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, बैग खरीदा, तो लेन देन कैसे हुए उस तरीके के बताना पड़ता है यहाँ पर। तो जो भी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं और कितना खरीद रहे, कितना अपने पास है, ये जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता, क्या सूचनाओं के उपयोगकर्ता का मतलब ये है कि मैंने है ना उस सूचना का उपयोग किसका होगा? मेरा ही होगा। मेरे पास पापा, अब जैसे तुम्हारे पापा है या तुम्हारी मम्मी है, तुम स्कूल जाते हो तब क्या करते हो? वो पैसे देते तुम्हें। या फिर ऐसे ही कोई है ना जो बाहर पढ़ाई करने जा रहा होगा, उनको भी तो पैसे मिलते हैं। फिर आप क्या करते हो? उसका पूरा मैंने इतना पैसा यहाँ खर्च किया, मैंने इतना यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया लिखते हो। फिर वो उपयोगकर्ता कौन है? आपके पापा है। आपके पापा या मम्मी है, जो उनसे पूछेंगे कि यहाँ मैंने इतने पैसे दिए थे, तो कहाँ से गए, कहाँ आए, ये सारी चीजें आपको पूछते हैं ना, तो वो उनके लिए हो गया। उस हिसाब से तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। फिर वो क्या तर्कपूर्ण निर्णय कैसे लेंगे? जैसे आपको है ना मिले 10,000 रुपए, जो है ना बाहर 10-15,000 रुपए जो भी आप बाहर रहते हो तो आपको है ना पॉकेट मनी के तौर पे मिलते हैं। तो अगर आपने सारा खर्चा बताया कि मेरा खर्चा यहाँ हो गया, आधा खर्चा यहाँ पे हो गया, आधा खर्चा यहाँ हो गया, तो आपके पैसे कम पड़ रहे होंगे। तो है ना आपके पापा तो सोचेंगे कि मेरे को है ना बच्चे को इतना पैसा कम पड़ रहा है, मेरे को इतना पैसा और देना है। तो कैसे निर्णय किसके आधार पर लिया? जो आपने है ना बताया था लेखा जोखा करके कि मैंने इतना यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया। अगर आपने है ना लेखा जोखा नहीं किया होता और सीधा है ना तुक्के मारते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो आपके फैमिली वाले बिलीव करते क्या? कोई फैमिली वाला बिलीव नहीं करता कि मेरे पास ये था, ये नहीं था। तो हर एक चीज के लिए क्या कि निर्णय किसी तरीके की भी हो लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपन किस तरीके से क्या करते हैं, ठीक है। अब 1970 थर्ड डेफिनेशन देख रहे हैं अपन। कौन सी है? 3rd नंबर की डेफिनेशन है। ये जो है ना 3rd नंबर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन में पहले ही बता चुके किस तरीका है। अगर जूनियर अकाउंटेंट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें किस रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ, ये जो है AICPA के अनुसार, किसके? AICPA के अनुसार, ठीक है ना। लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में, किसका है? लेखांकन का कार्य का है मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की हो। किस प्रकृति की हो? वित्तीय प्रकृति की। वित्तीय प्रकृति अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने। और
जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हो, किस तरीके के आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हो, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, अगर किसी के यूं हो गए डेफिनेशन वो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ ही लिखता चल रहा हो, स्क्रीनशॉट से नहीं लिख रहा हो, या फिर कोई यूं सोच रहा हो कि मैं बोलती हूँ एक्सप्लेन करती हूँ तब तक डेफिनेशन लिख दे, तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ डेफिनेशन, 2 बार पढ़ रही हूँ तब एक बार वापस लिख देना। लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध, लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध से ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना, क्या संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है, संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है, जो प्रमुख रूप से किस प्रकृति की होती है, वित्तीय प्रकृति की होती है, जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है, और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। 1970 अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड हम ARCPS के अनुसार, मतलब डेफिनेशन से, ठीक है इसकी, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेनली टू प्रोवाइड सच क्वालिटी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमी यूनिट which is mainly of financially nature and which is useful in taking economics decision, it is called accounting। ये भी एक बार वापस पढ़ू या फिर रहने दो, आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना कि मैं है ना, कमेंट कर देना कि मैं एक डेफिनेशन 2 बार बोलूं, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो लिख रहे हो 2 बार बोलू, ये सिंगल में है ना, जैसे पहले चल रही थी अपनी क्लासे वैसे ही चल रही थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो जो चीजें लिखी है ना वो बता देती हूँ आपको। इसमें क्या है, लेखांकन का मुख्य कार्य रूप से आर्थिक इकाई, आर्थिक इकाई भाई अभी मैंने बताया, आर्थिक अपन जो जो कार्य करते हैं आर्थिक रूप से वो कार्य, ठीक है, क्या खरीदते हैं क्या बेचते हैं ये सारी चीजें। संबंध ऐसी गुणात्मक सूचनाओं, मतलब गुणात्मक सूचना कौन सी है, गुणात्मक सूचना, अगर अपन कुछ लेंगे खरीदेंगे तो कुछ न कुछ सूचना प्राप्त होगी, वो सूचना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है। कौन सी वित्तीय, मतलब फाइनेंशियल प्रकृति की, मतलब खर्चे के तौर पे होती है, और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। आर्थिक निर्णय किस आधार पर ले सकता है, अगर किसी की भी सैलरी है ना इतनी होती है तो वो किस तरीके से निर्णय लेता है कि मेरे को अपनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, कहाँ बचाना है, कहाँ खर्च करना है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस आदमी पर, जब है ना वो खर्चे करेगा किस तरीके से खर्चे करता है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा उसको पता नहीं चलने वाला, तो ये सबसे बड़ी बात है अपने। उसके बाद ये सारी चीजें आपने डेफिनेशन देख ली, अब एक डायग्राम है, उस डायग्राम के थोड़ा ना आप समझाऊंगी, ठीक है ना मैं आपको। ये अपना जो चल रहा था वो मैंने डेफिनेशन 3 बता दी थी, तीनों के तीनों डेफिनेशन तो आप लिख चुके होंगे। अब अपना ये जो है ना डायग्राम की तरह, ताकि क्या है आप डेफिनेशन लिखो उसके बाद ये लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा दिखेगा अच्छा, तो क्या एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको ऐसे ही नंबर देगा। जो भी कॉपी चेक करने वाला था, कोई भी क्या बोलता है आपको कॉपी चेक करने से पहले, आपके सर होंगे ये बात बताते होंगे नहीं बताते होंगे, क्या पता कि हम जो लिख रहे हैं उसको इतना अच्छे से लिखो है ना कि वो सामने वाला देखते ही नंबर दे दे। ऐसा नहीं हो कि सारा काट फाट गड़चड़ बचड़ करके लिखो आप कि ये यहाँ पे इसके पास चिपका दिया, ऐसे नहीं लिखना है कभी भी लिखो तो इस तरीके से लिखो कि सामने वाला देख के यूं नंबर दे दे, उसको पढ़े या नहीं पढ़े। अगर आपने ये डायग्राम सही बनाया और आगे वाली लाइन जो थी पब्लिक एसोसिएशन वाली, वो सारी लाइनें अगर आपने सही लिखे, सन सही डाले, तो उसके अंदर लिखने है ना जब देखेगा तब उसमें कुछ गलती भी होगी तो उस पर इतना फोकस नहीं करेगा, क्योंकि आपने है ना अंदर का जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेखांकन प्रक्रिया अपना जो डायग्राम है वो इस तरीके से चल रहा है। देखो पहले यहाँ से लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि अपन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया बतानी होती है अपन को, ठीक है। उसके बाद होता है तो अकाउंटिंग प्रोसेस था, ठीक है, लेखांकन सूचनाओं का संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, अगर अपन किसी भी चीज के लिए बातचीत नहीं करेंगे, आपके पास लेन देन है, लेन देन की कौन सी प्रकृति है वो पता चल गया आपको। यहाँ से क्या मतलब लेन देन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेन देन का मतलब है ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन की बात हो रही है लेन देन की। लेन देन क्या हो गया वो पता चल गया, बट आपने लेन देन तो कर लिया, अगर आपने उसके बारे में कम्युनिकेशन ही नहीं किया, मतलब संप्रेषण नहीं किया, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, किस तरीके से आई, वो चीजें आपने देखी नहीं, तो कोई मतलब रहने वाला है नहीं। उसके बाद ये इसके बाद आगे चलेगा, फिर है निर्णायक, आंतरिक एवं बाहरी उपयोगकर्ता। जो ये उपयोगकर्ता होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब
आपने लेन देन कर लिया, ठीक है। लेन देन के बाद क्या है, सूचनाएं, सूचनाओं का जो संप्रेषण था वो भी कर लिया, कम्युनिकेशन। अब आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो या तो वो आंतरिक के लिए होगा या उपयोगकर्ता, जो बाहरी उपयोगकर्ता होगा उसके लिए। जैसे अपना बिजनेस होता है, बिजनेस होता है तो क्या होता है, आंतरिक। आंतरिक का मतलब ये होता है कि जो अपने अंदर व्यापार के अंतर्गत जो कार्य कर रहे होते हैं वो लोग। और बाहरी का मतलब फिर होता है कि अपने है ना पूरा वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, वित्तीय वर्ष मैंने अभी बताया था कितने टाइम तक होता है, ठीक है। फिर उसके दिन अपन है ना जब ये निकालते हैं, जैसे मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ बना के बताया था कि इतना अमाउंट ऊपर चढ़ा, इतना नीचे चढ़ा, ये सारी चीजें मैंने बताई थी प्रोसेस में। तो उसके अंतर्गत क्या था कि ये हो गया। तो अब इसमें आंतरिक, आंतरिक सूचनाएं क्या काम आ रही है, आंतरिक। मैंने अभी ये भी बोला था आपको कि टैक्स चुकाते अपन, टैक्स चुकाते हैं तो क्या होता है कि टैक्स वाला ये हो जाता है कि टैक्स, बहुत सारे जने होते हैं जो व्यापारी होते हैं टैक्स दे तो देते हैं बट है ना टैक्स कम देते हैं। और है ना जब वो टैक्स देने के लिए जाते हैं या तो ऐसे को टैक्स जो भरने वाला होता है उससे पहले ही या फिर है ना जो उनका अकाउंटेंट होता है उनसे बात कर लेते हैं कि हमें ना अमाउंट ज्यादा हो गया या प्रॉफिट ज्यादा हो गया बिजनेस में, तो वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे या कहाँ खर्चा करे या है ना ये सारी चीजें अपन वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं ताकि उनको क्या है टैक्स कम भरना पड़े और उनका जो अमाउंट है वो उन्हीं के पास रहे। तो वो कैसे, आंतरिक मतलब ये सारी सूचनाएं किनके पास होती है, जो अंदर के लोग होते हैं उनके पास होती है। और बाहरी फिर वो ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि हमारा बिजनेस इतने है ना प्रॉफिट में गया, इतने लॉस में गया, ये चीजें जो बताते हैं वो कहाँ पे आ गए, बाहरी उपयोग करता है, ठीक है। फिर यही आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमिक्स इवेंट, कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं, ठीक है, इससे क्या हुआ वो चीजें। फिर लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाएं एवं उनके परिणामों से जोड़ता है। अब ये सारा देखो, अगर आर्थिक क्रिया लेन देन नहीं होती तो अपन किस बात का कम्युनिकेशन करते हैं, अपन कोई संप्रेषण कर पाते क्या। अगर मैं लेन देन ही नहीं करूं, मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ, अब मुझे बताओ मैं क्या बात करूं अपने लेखांकन के बारे में। लेखांकन पूरा डिपेंड किस पे करता है, लेन देन पे डिपेंड करता है। अगर लेन देन होंगे तो लेखांकन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, ठीक है। कोई बिजनेस हो, बिजनेस में विदाउट लेन देन के बिजनेस चल ही नहीं सकता। उसके बाद ये भी है, अगर लेन देन नहीं होंगे तो अपन कम्युनिकेशन किस बात पे करेंगे, कम्युनिकेशन हो नहीं होगा तो आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ता भी नहीं होगी, आर्थिक घटना भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये प्रक्रिया को जोड़ना है तो सही तरीके से इसी तरीके से सर्कल्स में काम चलेंगे सारे के सारे, वो कि वो वापस वहीं पर आ जाएगी, टच हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं से शुरू होगी वहीं पे एंड होगी, वहीं से शुरू होगी वापस वहीं से, ये प्रोसेस चलता रहता है हर एक जगह। अब जैसे मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ वहां से पैसे आ रहे हैं, बट वो पैसे मेरे को कहाँ कौन दे रहा है, जो कंपनी होगी उसी से, और मैं उसी कंपनी के चीजों से सामान खरीद रही हूँ, तो जा कहाँ रहा, वो वापस कंपनी के पास जा रहा है। कंपनी वापस किसको दे रही है, मेरे को दे रही है सैलरी के तौर पे, मैं वापस से वही जा जाके खर्चा कर रही हूँ और फिर वापस से वो का वो चल रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा अभी मैंने बोला है पूरा सर्कल की तरह घूमता रहता है। इससे पैसे लिए यही किया, ये सारी चीजें करते रहते हैं, तो उसी की तरह सर्कल की तरह पूरा का पूरा घूमता रहता है। जैसे देखो यहाँ पर देखते हैं अपन, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कार्य करती हूँ, ठीक है। कार्य के बदले क्या मिला मुझे, वेतन। वेतन क्या किया मैंने, लेन देन में खर्च किया, खर्च खर्च किया। अब खर्च किया, ठीक है, कुछ सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा, वो सामान किसी और के पास गया, सामान मैंने ले लिया, वो पैसे किसके पास जाएंगे, जो दुकानदार होगा उसके पास हो जाएंगे, सामान के पास। वो दुकानदार भी तो किसी के, यहाँ पे दुकानदार लिख देती साथ में, दुकानदार के पास क्या गए, पैसे गए। दुकानदार के पास पैसे गए, वही दुकानदार वो सामान भी तो किसी और से खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा, किसके पास गए, दुकानदार के पास पैसे गए। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो देखो कार्य किया, कार्य से मुझे क्या मिला, वेतन मिला, वेतन से क्या किया मैंने, खर्चा किया, मेरे को जो जो जरूरत का सामान था वो किया। सामान खरीदा, सामान खरीदा तो किससे खरीदा, दुकानदार से खरीदा, दुकानदार के पास उसको मैंने सामान के बदले क्या दिया, पैसा दिया, पैसा दिया। अब वो उसने भी तो कहीं से सामान खरीदा होगा, सामान कहाँ से खरीदा होगा, कहीं कहीं से तो खरीदा होगा क्या। फिर उसके अंतर्गत भी जो कार्य कर रहे होंगे लोग वही आगे जाएंगे, फिर उससे सामान खरीदा, उसने भी कहीं से सामान खरीदा होगा, फिर ऐसे करते करते कहां से जाएंगे, वो कंपनी के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कंपनी के पास गए कहाँ गए, कंपनी के पास गए। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी भी तो कार्य कर रही है, वापस से यहाँ आ जाएगा, करते करते इसे घूम फिरा के वापस वो पैसा कहाँ जाएगा, वापस से यहीं पे कंपनी के पास आएगा। अब यहाँ पर देखो अपन कार्य कहाँ कर रहे थे, कार्य कंपनी में कर रहे थे ना,
ठीक है। चल, मैंने कंपनी से कार्य किया, कंपनी में कार्य किया, मुझे क्या मिला, वेतन मिला, वेतन से मैंने क्या किया, खर्चा किया, खर्चे से कहा आई, मैंने सामान लाई, सामान का क्या किया, दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने क्या किया, सामान लाया, दुकानदार भी तो किसी को पैसे देगा तभी सामान लाएगा, कैसे सामान ला नहीं सकता, वो जो दुकानदार था या जो भी वो मालिक था वो भी तो कहीं से सामान लाया होगा, वो सामान लाया कहाँ से, कंपनी से लाया, तो मैंने कहाँ कार्य किया था, कंपनी से किया था, कंपनी में किया था, तो वापस कहाँ आ गए, कंपनी में आ गए, घुमा फिरा के वहीं आए। तो ये चीज भी है, पूरा का पूरा यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अपन जो लेन देन करते हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, उसको वापस वो घुमा फिरा के कहीं नहीं जाने वाला, वो वही की वही आने वाला है। अब अपने आरबीआई ने फिक्स पैसे लॉन्च करके रखे, इतने ही पैसे हैं, उससे ज्यादा और मनी बनती नहीं है। जैसे गरीब आप जो सोचते हो कि अमीर अमीर बनते जा रहे हो और गरीब है ना गरीब रहते जा रहे हैं, या फिर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, वो अमाउंट कहीं जा नहीं रहा, वो है ना अमीरों के पास इसलिए जा रहा है, वो गरीबों से ले रहे हैं, इसलिए वो इसलिए पैसे वाले बन रहे हैं, उनको पैसा बाहर से और आरबीआई उनको छाप के नहीं दे रही है नया, ठीक है। आरबीआई के पास फिक्स अमाउंट होता है, अगर उनके पास इतनी ज्वेलरी विदेशी अमाउंट जितना जमा करवाते हैं उस हिसाब से वो मनी छापती है, और उनके पास भी आगे से कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, हमें ये छापनी है, क्यों छापनी है, ये सारी चीजें वो बताते हैं, तब जाके ये होता है। ये आप सोचते होंगे कि नहीं है ना आरबीआई पैसे छाप रही है लगातार, इस वजह से है ना लोग अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, तो ये चीज आपकी गलत फहमी है। ये है ना जो अमीर बन रहे हैं वो इसी रीजन से बन रहे हैं कि जो अपना वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अपन अभी तक क्या पढ़ रहे थे, लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ में मैंने है ना इतना पढ़ा दिया था। अभी लास्ट टॉपिक जो है इसका खत्म होते ही अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक मैं नेक्स्ट डे चालू करूंगी, ठीक है। ये जो अपना फर्स्ट है इसके अंतर्गत क्या है, परिभाषाओं को समझाने के लिए विभिन्न पहलू। जो अपने परिभाषा है, डेफिनेशन से, डेफिनेशन को किस किस तरीके से समझा सकते हैं, मतलब जो जो अपने मतलब वर्ड्स आया था डेफिनेशन के अंतर्गत, जैसे आर्थिक घटना है, मैंने आर्थिक घटनाओं को बताया था आपको, इकोनॉमिक्स इवेंट, उसके बाद पहचानना मापना अभिलेखन एवं संप्रेषण, आइडेंटिफाई मेजरमेंट रिकॉर्डिंग्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब पहचानना, किस तरीके से पहचानते हैं अपन, लेन देन किस तरीके से हुए, ये सारी चीजें बताना, मापना, उनका मतलब कितना अमाउंट में खर्च हुआ ये बताना, उनका फिर अभिलेख मतलब जो जो खर्चा हुआ उनको लिखना, ये संप्रेषण, ठीक है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सूचनाओं से संबंधित उपयोगकर्ता, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं इनके अंदर की जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखाऊंगी, बट इसके अंदर जो है मैं अच्छे से समझा दूंगी। ये शायद ही आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम में आने के बहुत कम चांस है, इसके नहीं आता है इतना, तो आता कितना, सिर्फ डेफिनेशन आता है, वो डायग्राम जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया वो डायग्राम आता है। डायग्राम ऐसे बोलता नहीं वो बनाओ, बट ऐसा होता है कि अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके साथ वो डायग्राम लिख दोगे, तो डायग्राम जो है ना बना देते हो तो आपके बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। कि अपना ये सबसे पहले है विभिन्न पहलू, जो अपन ने परिभाषाओं के अंतर्गत जो अपनी डेफिनेशन थी उसके अंतर्गत ये सारे वर्ड आ चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने एक एक बहुत अच्छे से समझाया है। डेफिनेशन, आर्थिक घटना, आर्थिक घटना का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है लेन देन, लेन देन का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन, ठीक है। लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन, आर्थिक घटनाएं कि अपन कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें अपन उसके अंतर्गत देखते हैं। आर्थिक जो घटना है वो दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। अब लेन देन आंतरिक किस तरीके से हुआ कि लेन देन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है, बट वही अपन बताते दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते, हमने इतना लेन देन किया, यहाँ पर यहाँ खर्चा किया, ये सारी चीजें बताते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, बाहरी के अंतर्गत आ जाएगी तुरंत ही वही चीजें। आंतरिक के अंतर्गत क्या आएगा, हम जो खरीदते हैं वो जो सूचना हमारे पास रहती है वही, बट उसी सूचनाओं को हम जब, जैसे आपके आर्थिक घटना, आपके पापा ने आपको अमाउंट दे दिया, ठीक है, सैलरी आ गई आपके पास, मतलब पॉकेट मनी या सैलरी मान लो जो भी हुआ वो आ गया, वो क्या उसके बाद आपने वो खर्चा कर लिया, किस क्या लिया क्या नहीं उसका पूरा लेखा जोखा रखा, जब तक आपके पास था तब तक वो 1 महीने तक हुआ, 1 महीने के बाद आपने उसको बताया, तो किसको बता रहे हो, बाहर किसी और को, दूसरे को बता रहे हो, तो वो किसके अंतर्गत आने चाहिए, आपके पापा, ये समझ लो बाहरी उपयोगकर्ता के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। बाहरी जो घटना होगी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, उनको बाहरी घटना मतलब बाहर के लोगों को बताना, व्यवसायिक संगठन के रिलेटेड वो सारी चीजें। यहाँ पर सारा बिजनेस की तरह से होगा, बट मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वो आपके रिलेटेड दे रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। पहचानना, पहचानना मतलब ये है आइडेंटिफाई, अपन जो पहचान रहे हैं कि किस तरीके के लेन देन, अपन ने अगर सामान लिया है तो उसको पहचानना पड़ेगा कि अपन ने लिया है, दिया तो अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि अपन ने दिया है, तो कैसे पहचाना, अगर मैं ये पेन है, मार्कर है, अगर मैं ये आपको देती हूँ तो इसका मतलब हुआ मैंने दिया, और ये मैं आपसे लेती तो क्या होता है लेना, तो लेन देन को पहचानना, किस प्रकृति के हैं ये सारी चीजें देखना,
मापना मतलब अब मैंने ये मार्कर खरीदना तो उसको अमाउंट में मापेंगे कि कितना, यहाँ मापने से सारा अर्थ निकलता है, कितना भी मापेंगे कुछ भी मापते हैं तो वो सारा अमाउंट से निकलता है। तो मैंने ये कितने में खरीदा, अपन जो जो चीजें खरीदते हैं वो, फिर मैंने माप तो लिया, अब अभिलेखन, इसका मतलब ये होता है कि ये मैंने मार्कर कितने में खरीदा, दूसरा कोई सामान है तो वो कितने में खरीदा, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। फिर संप्रेषण, फिर उसी का कम्युनिकेशन करता है। कोई बोलता है ना, जैसे आप बार्गेनिंग, बहुत सारे जने क्या होते हैं बार्गेनिंग करते हैं, मतलब बार्गेनिंग का मतलब हिंदी में अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उस पर डिस्काउंट मांगते हैं, कम उसकी रेट कम करवाते हैं तो उसको इंग्लिश में बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब बार्गेनिंग कर रहा है तो किसी को क्या वो चीज, अगर मैं यही चीज है ना, मेरे को ये चीज पड़ी है ना 100 रुपए में, बट वो कितने में ले आया है ना 80 रुपए में ले आया, 20 रुपए कम पड़े, कम्युनिकेशन किया, कहाँ कहाँ ज्यादा पैसे खर्च हुए, कहाँ कम पैसे हुए, ये सारा कम्युनिकेशन करेंगे तो उसी से पता चलने वाला अपन को, ठीक है। संगठन, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं अपन, वो किस तरीके का है, उसके अंतर्गत जो लेन देन हो रहे हैं, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, ये सारा किससे पता चलेगा, अपन लेन देन पहचान कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, अभिलेखन कर रहे हैं, उन चीजों से पता चलने वाला है हमको। सूचनाओं से संबंधित उपयोगकर्ता, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो अपन यूजर के रिलेटेड, मतलब अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो वो मेरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो मेरे पास आएगी, आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके पास आएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखे ये भी दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, अब इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल के मतलब अंदर वाले जो व्यक्ति बिजनेस के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। और बाहर का मतलब यहाँ से ही देख लो, बाहर का मतलब पता चल जाएगा सीधे बाहर दूसरे लोग, ठीक है। और आंतरिक का मतलब हो गया अंदर के, ठीक है। यहाँ पर भी आंतरिक मतलब अंदर की जो घटनाएं हो रही है वो, और यहाँ बाहर का मतलब बाहर की घटनाएं जो हो रही है। अगर मैं एक है ना, जैसे अपने अभी किसका एग्जांपल, जैसे अपनी बुक्स चेंज होती है, बुक्स चेंज होती है, या फिर जैसे लड़कियां हैं पार्लर का, पार्लर के लिए सामान लाती है, मतलब उनके मेकअप के लिए उनके लिए सामान लाती है, तो क्या करती है वो आंतरिक तौर पे तो ले आती है कि घटना, बट वही घटना अगर है ना क्या होता है कि उनका इफेक्ट, कि अगर उससे रिलेटेड मार्केट में कोई अच्छा सामान आ गया तो वो क्या बाहरी घटना है, बाहरी घटनाओं से कंपनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर यहाँ पर कोई और कंपनी है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा, बिक्री बहुत अच्छा रहता, आंतरिक तौर पे अच्छी थी, पर वही बाहर दूसरी कंपनी आ गई, ठीक है, बाहर से, और बाहर से उसका मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया लोगों का, तो उस कंपनी का क्या मतलब, जो आंतरिक जो भी काम हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट है, अंदर जो काम हो रहा है, अंदर की जो घटनाएं हो रही है, उसका इफेक्ट बाहर भी दिखता है। तो वही आंतरिक और बाहरी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी आंतरिक और बाहरी, आंतरिक सूचना वो होती है जो अपने पास रहती है, कंपनी है तो कंपनी के लोगों के पास ही रहेगी, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, बट ये बाहर ही जाते हुए क्या, जैसे अपन वो डायग्राम मैंने बताया था आपको, ग्राफ बताया था, जैसे बताया था कि मेरे को बिजनेस इतना हुआ इतना हुआ, वो अगर मैं कम बताना चाहूँ, मैं दूसरों को प्रॉफिट नहीं बताना चाहूँ क्योंकि मेरे को टैक्स नहीं देना, तब क्या करूंगी, तब उसको है ना जो बताऊंगी सूचनाएं काट कर लूंगी या कम कर लूंगी, तो वो किस पे, वो कहाँ जाएगी आंतरिक, और मुझे नहीं पता चलेगा, बाहर वाले लोगों को ये चीजें पता नहीं चलेगी कि चीजें यहाँ काटी गई है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें वहां नहीं पता चलेगी। तो ये रिलेटेड है, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से समझा है, अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझे तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं लिखवा भी नहीं रही हूँ, अगर इसको आप रट्टा मारोगे, मैं लिखवा दो, फिर क्या कर रट्टा ही मारते रहोगे, रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं होता है, हर चीज कुछ चीज समझना भी होता है। जैसे देखो आर्थिक घटना, आर्थिक घटनाओं को समझते ही पता चल रहा है कि अपने है ना जो आर्थिक आसपास की जो क्रियाएं हो रही है उसके बारे में बताना, पहचानना, पहचान कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपको पेपर ही दे दे, पेपर दे देते उसमें बताते कि किस पहना किस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप पहचान नहीं लेते, तो वैसे ही लेन देन पहचान ले, और क्या करना, मापन, उसके पीछे नंबर भी लिखे होते, पता है, आप सोचते हो कि यार मैंने इतना कर लिया इतना कर लिया, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, फिर अभिलेख करते हो कि नहीं करते हो कि किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं, फिर क्या संप्रेषण, उसका कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ बताते हो, कहना नहीं मुझे इतना पढ़ना, इतने नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें बताते हो। फिर संगठन, उसका किस तरीके से करना है, फिर सूचनाओं से संबंधित उपयोग करता है, उसका अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ सूचना है तो उसको किस तरीके से प्रस्तुत करनी है ताकि वो सामने वाला उसको देख के है ना अच्छा फील करे कि नहीं आपको बहुत अच्छे से आता है। ये सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आती है, लेखांकन के अंतर्गत। अगर लेखांकन में जो भी होगा वो इसी रिलेटेड होगा। अपना जो सेकंड टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ हो तो आप मेरे को बता सकते हो। और दूसरी बात, मैंने कुछ कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, उसमें ये कहा था कि अगर आपको लिखना हो साथ ही साथ या फिर आप नहीं लिख रहा हो कोई, तो आप मेरे को ये कमेंट कर सकता है कि मैं एक डेफिनेशन दो बार पढ़ूं, जैसे मैंने अभी एक डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, तो वो डेफिनेशन उस तरीके से पढ़ूं आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, ताकि क्या है कि मैं उस डेफिनेशन को दो बार या तीन बार पढ़ के आपको लिखवा दूं।
या फिर है ना अपन जिस तरीके से चल रहे हैं इतने दिनों से क्लासेस जैसे चल रही है उसी तरीके से चलाओ। ठीक है, ओके बाय।